So, very good morning, students. So, we have started the chapter New Kings and Kingdoms, in which we studied about the new dynasties and then we started about the Cholas. ठीक है, हमने चोलास के बारे में पढ़ना शुरू किया था. तो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम. आज हम इसमें पढ़ेंगे इनके आर्किटेक्चर के बारे में. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर. ओके, सो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 23. Now, splendid temples and bronze sculpture. So, by the time जब हम चोलास की बात करते हैं, at that time they constructed very much beautiful architectural temples at that time. Big temples of Tanjavur, Gangaikonda Cholapuram. Gangaikonda Cholapuram. So, temples here were built by Rajaraja and Rajendra I that we had already studied. He, जो Rajaraja I था, he was the most powerful Chola ruler, and later on his son Rajendra I, he continued his policy. So these two rulers, they constructed big temples of Tanjavur and Gangaikonda Cholapuram. Okay, अब हम इन temples के बारे में पढ़ते हैं कि temples कैसे थे, क्या थे. तो जो चोलास के जो टेम्पल्स थे, दे बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ द सेटलमेंट. मतलब न्यूक्लियाई मींस सेंट्रल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट. बेटा जब भी कोई टेम्पल कंस्ट्रक्ट होता है उस टाइम भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और जब कोई टेम्पल बन भी जाता है एट दैट टाइम आल्सो सो मेनी पीपल अर्न देयर अर्निंग्स. ठीक है, तो कई लोग टेम्पल्स के अराउंड जो जगह होती है वहां पे रहना स्टार्ट कर देते हैं. लेटर ऑन इन दिस क्लास वी आर आल्सो गोइंग टू स्टडी कि जो ये टेम्पल्स थे इनके आसपास भी टाउन्स डेवलप होना शुरू हो गए. ठीक है, so Chola temples often became the nuclei of the settlements which grew around them. अब यहाँ पे क्या था, in these temples, in these areas, these were the centers of craft production. बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन यहाँ पे रहना शुरू कर दिए, और इन टेम्पल्स को, these temples were endowed with the land. इन टेम्पल्स को लैंड भी दी जाती थी बाय द रूलर्स एज वेल एज बाय द अदर पीपल. जो बिग लैंडलॉर्ड्स होते थे, रूलर्स होते थे, दे गेव लैंड टू द टेम्पल्स. अब टेम्पल्स को क्यों लैंड मिल रही है? आइदर फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस, और जो इनमें और भी जो लोग इनको हेल्प करते हैं. कौन लोग हेल्प करते हैं? लाइक प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर. प्रीस्ट कौन होते हैं? पुजारी. ठीक है, जो प्रीस्ट हैं, गार्लैंड मेकर्स हैं, कुक्स हैं, स्वीपर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, डांसर्स हैं, तो ये भी टेम्पल के अराउंड ही सेटल डाउन होते थे. तो उनको रहने के लिए लैंड मिल गई, और दैट लैंड वाज आल्सो यूज्ड फॉर कल्टीवेशन. उस लैंड पे कल्टीवेशन भी होती थी, तो दैट कल्टीवेशन जो उसमें जो भी प्रोडक्शन होती थी, दैट वाज आल्सो यूज्ड फॉर मेंटेनिंग ऑल दीज स्पेशलिस्ट. बेटा स्पेशलिस्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर ट्रेन्ड इन डूइंग सम स्पेसिफिक वर्क. अब कोई पुजारी है तो पुजारी का काम है पूजा करना, वर्शिप करना. ठीक है, तो दैट वाई ही इज अ प्रीस्ट. ठीक है, तो गार्लैंड मेकर जो माला बना रहा था, तो इन स्पेशलिस्ट को रहने के लिए, इनके मतलब जो भी इनके फूड इनको रिक्वायरमेंट होती थी उसको मीट करने के लिए दैट लैंड वाज यूज्ड. ये लोग वहां पे रहते भी थे, और अगर वहां पे कल्टीवेशन होती थी, अगर वहां पे प्रोडक्शन होती थी, that the produce of that land was also used in maintaining all these specialists. ठीक है, अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखो, अगर आप टेम्पल में जाते हो तो अराउंड के चारों तरफ शॉप्स बनी होती हैं जहाँ पे आपको पूजा का सामान मिल जाता है. मंदिर में, टेम्पल में पुजारी भी होते हैं, कोई गार्लैंड मेकर होता है, कोई वहां पे मंदिर की सफाई करता है. ठीक है, और जब मंदिर में भंडारा या लंगर वगैरह होता है तो वहां पे कुकिंग भी होती है, भगवान को भी भोग लगाया जाता है. So all these people are specialized in doing their work. तो उस टाइम पे भी at that time also, so these people were also taken care by the rulers as well as the other people. इनको रहने के लिए जगह देना, इनको खाने के लिए देना, so all these things were provided to them. अब सिंपल जो अभी हमने पढ़ा, so these temples, simple language अगर हम कहा जाए तो these temples were not only places of worship. यहाँ पे सिर्फ worship ही नहीं होती थी, these were the hub of economic, social and cultural life. मतलब इनके चारों तरफ
यहाँ पे लोग वर्शिप करने के लिए नहीं आते थे, यहाँ से लोगों को अर्निंग भी मिल रही थी। दैट ऑल्सो हब ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल लाइफ। म्यूजिशियंस भी थे, डांसर्स भी थे, प्रीस्ट भी थे और लोगों को अर्निंग भी हो रही थी। तो एज वेल एज यहाँ पे लोग पूजा करने भी आते थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी थे एंड दीज आर द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल लाइफ। अब इस टाइम पे अगर हम चोलास की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो इमेजेस बनी, स्पेशली द ब्रोंज इमेजेस, दैट वर वेरी मच यूनिक, डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव मतलब क्या होता है? स्पेशल क्वालिटी दैट मेक इट डिफरेंट। और उनकी जो ब्रोंज इमेज उस टाइम पे बनी, चोला पीरियड के टाइम पे बनी, दैट इमेजेस वर कंसीडर्ड अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। आज के प्रेजेंट टाइम में भी वो इमेजेस उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उतनी ही उनकी वैल्यू है जो उस टाइम पे थी। एंड दीज ब्रोंज इमेजेस डीटीज की भी थी, जिनकी पूजा भगवान की भी थी, एंड समटाइम्स द इमेजेस वर ऑफ डिवोटीज, जो पूजा करते थे उनकी भी होती थी। श्रद्धालु जो डिवोटीज थे उनकी भी इमेजेस होती थी, नॉट ओनली ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस बट ऑल्सो ऑफ द डिवोटीज। तो अगर हम कहें कि चोला किंगडम में क्या खासियत है, तो क्या इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट, जो उनका आर्किटेक्चर था, जो उन्होंने टेम्पल्स के लिए किया, जो उनके ब्रोंज इमेजेस थे, ये इनको बाकी किंगडम से अलग और यूनिक बना। ठीक है, तो फर्स्ट जो उनका आया आर्किटेक्चर, जो उन्होंने बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए, ब्रोंज की स्कल्पचर्स बनाई, दैट मेड देम डिफरेंट फ्रॉम अदर किंगडम्स। ठीक है, दिस इज अबाउट द रिलीजन। नाउ द नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अगर हम प्रेजेंट टाइम में भी बात करें तो हमारी जो मैक्सिमम जो है पॉपुलेशन, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो उस टाइम पे भी जो लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन होता था, दैट वाज एग्रीकल्चर। तो अब चोला किंगडम में, चोला जो किंगडम था, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ इस एग्रीकल्चर और इरिगेशन। नाउ When we talk about the Chola kingdom, वहां पे जो important role play होता है, that is of the Kaveri Delta। और डेल्टा का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एक रिवर होती है वो फ्लो करती है और एट द लास्ट जब वो एक बड़ी वाटर बॉडी में मर्ज होने लगती है, वहां पे जाने से पहले दैट रिवर डिवाइड्स इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है और उसके साथ जो डिपॉजिट लाया होता है वो साइड पे डिपॉजिट हो जाता है, जो भी उसके साथ उसका मटेरियल होता है, दैट डिपॉजिटेड अलोंग विद द बैंक्स ऑफ द रिवर, और देन इट मर्ज विद द बिग वाटर बॉडी। तो दैट इज व्हाई जो डेल्टा रीजन है दैट इज वेरी मच फर्टाइल। तो सेम इन द केस ऑफ चोलास, क्योंकि चोलास का जो किंगडम था दैट फ्लरिश्ड अराउंड द कावेरी डेल्टा। और कावेरी रिवर, अगर आप मैप में देखो, जो कावेरी रिवर है वो कहाँ पे जाके मर्ज होगी? इनटू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज होगी। तो बिफोर एम्प्टिंग इट इन द बे ऑफ बंगाल, वो एक डेल्टा बनाती है। और एज वी ऑलरेडी नो, बिकॉज हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जो डेल्टा रीजन है दैट इज वेरी मच फर्टाइल रीजन। Now we are going to study about the agriculture and irrigation of the Chola kingdom. ठीक है, वो इसमें कैसे यूनिक थे, कैसे दूसरों से अलग थे। ठीक है, now the Kaveri river branches off into small channels। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब वो कोई भी रिवर जब किसी बड़ी वाटर बॉडी में जाके मर्ज होने लगती है तो इट चेंजेस इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स। तो उसी तरह जो कावेरी रिवर है, बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, ऐसे छोटी छोटी उनकी स्ट्रीम्स बन जाती हैं। ठीक है, और सम टाइम जो ये स्ट्रीम्स हो जाती हैं, ये ओवरफ्लो, उनके पीछे से पानी आता रहता है। सम टाइम्स दीज स्ट्रीम्स बिकम ओवरफ्लो, और जो इनका मटेरियल है दैट मेक्स द लैंड वेरी मच फर्टाइल। साइड पे जो इसके बैंक्स होते हैं, रिवर के बैंक्स पे, वहां पे ये मटेरियल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई जो हमारे रिवर जो डेल्टा एरियाज होते हैं दैट आर वेरी मच फर्टाइल। और साथ ही में जो इस रिवर में, बिकॉज रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम दैट एरिया, तो वहां से उनको एक मॉइस्चर भी मिल जाता है फॉर द एग्रीकल्चर, एंड दैट इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं चोला एम्पायर, चोला किंगडम के बारे में, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में कुछ न्यू डेवलपमेंट
बिकॉज ये जो किंगडम था दैट फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी, कावेरी डेल्टा जहाँ पे फॉर्म हो रहा था, एंड व्हेन कावेरी ब्रांचेस, जब कावेरी रिवर की सेवरल छोटी छोटी ब्रांचेस बन गई बिफोर मर्जिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो उसमें कई बार ओवरफ्लो हो जाता था। ओवरफ्लो होने से जो डिपॉजिट थे वो बैंक्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो गए, दैट्स व्हाई जो वो एरिया था वो बहुत फर्टाइल बन गया, और ड्यू टू दिस इन चैनल्स के करके यहाँ पे मॉइस्चर भी था फॉर द एग्रीकल्चर, सो दैट दे स्टार्टेड कल्टीवेटिंग द राइस। इससे क्या इससे पहले एग्रीकल्चर नहीं हो रही थी? हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? बाकी किंगडम्स के एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे, दे वर डूइंग, बट एट अ स्मॉल स्केल। तमिलनाडु वाले एरिया में वहां पे एग्रीकल्चर हो रही थी, लोग कर रहे थे। अदर किंगडम्स, हमने पल्लवास के बारे में पढ़ा, दे वर आल्सो डूइंग, पर बहुत ही स्मॉल स्केल पे हो रही थी। बट जब हम चोलास की बात करते हैं, दे स्टार्टेड डूइंग कल्टीवेशन ऑन द लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पे उन्होंने कल्टीवेशन करनी स्टार्ट कर दी। नाउ जब हम कल्टीवेशन लार्ज स्केल पे करते हैं, व्हेन वी नीड अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, जब हमें बहुत बड़ा एरिया चाहिए फॉर कल्टीवेशन, तो उसके लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट है। तो चोला किंग्स ने क्या किया होगा? फर्स्ट दे कट डाउन द ट्रीज, फॉरेस्ट को कट डाउन किया होगा, जैसे हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न। जब हम पहले लास्ट टाइम बात की थी स्लैश एंड बर्न के बारे में, तो उसमें क्या होता है, जो फॉरेस्टेड एरिया है उसे काट दिया जाता है, फिर उसको बर्न किया जाता है, फिर जहाँ पे एशेज होती हैं दे स्टार्टेड ग्रोइंग द क्रॉप्स। तो बहुत बड़े फॉरेस्टेड एरिया को क्लियर किया गया। उसके बाद कुछ वहां पे अनइवन लैंड्स भी रही होंगी, माउंटेन एरियाज रहा होगा, या कुछ लैंड्स बहुत अनइवन रही होगी, तो उसको लेवल किया होगा, उसको एकदम प्लेन बनाया होगा कल्टीवेशन के लिए। So these things were done by the Cholas, ताकि बहुत बड़े स्केल पे एग्रीकल्चर कर सके। पहले क्या था, जो फार्मर्स थे वो स्मॉल स्केल पे कल्टीवेशन कर रहे थे, पर जब हम चोलास की बात करते हैं, दे स्टार्टेड डूइंग कल्टीवेशन ऑन द लार्ज स्केल। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने इसके लिए क्या क्या किया, व्हाट दे हैड डन। So for the large scale cultivation, first they cleared the forest, उन्होंने forest clear किए। So land had to be leveled, कुछ एरियाज में होगी लैंड अनइवन होगी, तो उसको पूरा लेवल किया होगा। और जो डेल्टा रीजन था, जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स की स्ट्रीम्स थी, चैनल्स थी, तो अब देखो जब भी रिवर में फ्लो ज्यादा होगा तो साइड में पानी तो आएगा ही आएगा, तो फ्लड ना आ जाए, उनके जो फील्ड है उसमें अननेसेसरी पानी ना भर जाए, so they started making embankments। ठीक है, रिवर के साथ साथ उन्होंने मिट्टी से थोड़ा ऊंचे ऊंचे करके उन्होंने वो स्पेस की बना दी, ताकि जो पानी है रिवर का वो इजीली उनके फील्ड्स में एंटर ना कर जाए। Why they had done so? To prevent flooding। ठीक है, कि जब भी रिवर का फ्लो ज्यादा होगा, अगर ये एम्बैंकमेंट्स नहीं बने होंगे तो रिवर का पानी इजीली उनके फील्ड्स में आ जाएगा, तो उनकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। So for the large scale production, they started clearing the forest. They also leveled the land. They also made the embankment. Fourth one, they also constructed the canals। अब रिवर से छोटे छोटे कैनाल्स को लेके आया गया, ताकि हम पानी भी दे सकें अपने एरियाज में, अपने फील्ड तक वो पानी ला सके। ओके, अगर आप देखो आज के टाइम पे, जस्ट राइट डाउन आज के टाइम पे इरिगेशन कैसे होती है, इफ यू कैन सी, अगर आपने देखा हो आपने आसपास के एरियाज में कैसे कल्टीवेशन होती, कैसे हम इरिगेट करते हैं। सो इन द प्रेजेंट टाइम जो हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, वे प्रेफर टू यूज ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल से पानी देते हैं, बट एट दैट टाइम इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट देयर। सो उस टाइम पे विच मीन्स ऑफ इरिगेशंस दे यूज्ड? First, rivers were there. They also constructed the canals. Let us find out what else they had done. उन्होंने और क्या-क्या किया in the field of irrigation. Okay. So अब अपने फील्ड तक पानी लेके आना था, तो how did they carry water to the field? अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? They started digging the wells. Wells खोदने शुरू कर दिए, and they also started constructing the huge tanks. बड़े बड़े टैंक्स बनाने शुरू कर दिए, ताकि जब रेन आए तो उसका वाटर वहां पे कलेक्ट हो जाए। पता है, with the advancement in agriculture and irrigation methods at the time of Chola kingdom, they started growing 2 crops in a year। अब
उन्होंने साल में 2 क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर के लिए लैंड भी बहुत ज्यादा हो गई थी, और साथ में दे स्टार्टेड यूजिंग आर्टिफिशियल मेजर्स, मतलब दे वर नॉट डिपेंडिंग अपॉन द वाटर ऑफ द रिवर ओनली, है ना। उन्होंने वेल्स बनाने शुरू कर, अब देखो हमारे भी एरिया में अगर हम प्रेजेंट बात करें, इंडिया में कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम में भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो सोचो उस टाइम पे लोग भी कितने ब्रेनी रहे होंगे। दे आल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द टैंक्स वेयर दे कुड स्टोर द रेन वाटर, ठीक है। साइड बाय साइड दे वर यूजिंग द वाटर ऑफ रिवर्स एंड कैनल्स आल्सो, बट अगर कोई इमरजेंसी आती है, कुछ भी ऐसे अनसीन कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, so they could also use the water from the wells for irrigation, and they could also use the water that was stored in the tank. अब इरिगेशन दे दी, अब इतना कुछ, अब वेल्स बनाने हैं, कैनल्स बनानी है, टैंक्स बनाने हैं, इतना सारा इरिगेशन का काम है, तो ये कैसे होगा? सो इट रिक्वायर्स प्लानिंग, प्लानिंग चाहिए। तो क्या प्लानिंग चाहिए? ऑर्गेनाइजिंग लेबर, लोग चाहिए वेल्स बनाने के लिए, टैंक्स बनाने के लिए, एंड रिसोर्सेज। जब आप वेल डिग करते हो, टैंक्स बनाते हो, तो एक पर्सन से तो ये काम होगा नहीं, सो वी नीड बोथ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक, हमें मनी भी चाहिए और लोग भी चाहिए। सो एट दैट टाइम आल्सो they required labors as well as money to construct the tanks and to dig the wells. और चलो अब वेल्स भी बन गए, सब कुछ हो गया। थर्ड, मेंटेनिंग दीज वर्क, जो भी काम उन्होंने किया है उसको मेंटेन भी करना है भाई, कहीं ऐसा ना हो एक बार जो चीज बन गई उसकी रिपेयर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कैनल्स बना दी, टैंक्स बना दिए, हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो टूट जाए, उनको रिपेयर की जरूरत हो, so that should also be done, maintaining these works. And last not the least, deciding on how water is to be shared. अब जिस चीज की कमी होती है, लड़ाई भी उसी चीज के लिए होती है। आज के प्रेजेंट टाइम में भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे वाटर को लेके इशू है, तो उस टाइम पे भी होगा किसके फील्ड को कितना पानी मिलेगा, है ना। तो इस तरह से भी झगड़े होते होंगे उस टाइम पे। So that was also one of the thing they had to decide at that time, how water is to be used. तो उस चीज के लिए उन्होंने क्या किया, most of the new rulers and the people as well as the people those who were living in the village, they took an active interest. वो मिलके काम करते थे, उनको होता था कि अगर वेल बने हैं तो सभी के यूज के लिए बने हैं, टैंक्स बने हैं तो सभी के यूज के लिए बने हैं। सो दे डिडंट वांट कि कभी भी पानी को लेके किसी के बीच में लड़ाई ना हो। तो जो रूलर्स थे और जो विलेज के लोग थे, दे पार्टिसिपेटेड इन ऑल दीज एक्टिविटीज एक्टिवली, ठीक है, टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, कि आगे चल के लड़ाइयां ना हो। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ अब एक और चीज, मैम ये इमेज किस चीज की है, ये क्या चीज है, इसे कहते हैं हम स्लूस गेट। बेटा आपने डैम्स देखे होंगे, है ना। तो कई बार हमें होता है कि कई बार रिवर से अगर हम कई बार कहीं जर्नी करते हैं तो हमें लगता है कि कई बार किसी रिवर में पानी कम है, हम कहते हैं ना पानी कम छोड़ा हुआ है या ये पानी बहुत ज्यादा है, तो उस टाइम पे भी दे यूज द सेलूस गेट। आज में आजकल जो हमारे डैम्स हैं उसमें भी ये चीज यूज होती है, ठीक है। तो ये स्लूस गेट्स क्यों बनाए गए थे, because these gates regulated the outflow of the water from the tank into channels that irrigates the fields. जो fields में पानी जाना है, रेगुलेट करना, कितना पानी छोड़ना है, कम जाना है, ज्यादा जाना है, मतलब these gates were really helpful. उस टाइम पे ये गेट्स किसके बने होते थे, either of wood or metal, या तो वुड के बने होते थे या मेटल के बने होते थे। और इन गेट्स का, स्लूस गेट का यूज क्या होता था, टू कंट्रोल द वाटर लेवल को कंट्रोल करना, एंड टू कंट्रोल द फ्लो रेट्स, कि जो रिवर और कैनल्स में जो पानी जा रहा है कितने फ्लो से जाना चाहिए, तेज जाना चाहिए, कम जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, उतना रिक्वायर्ड। सो हियर आई हैव पेस्टेड, जैसे आज जैसे ये भी, दिस इज वन एग्जांपल, ये लेटेस्ट एग्जांपल है कि ये स्लूस गेट है तो इन्होंने अभी बंद किए हुए हैं, ठीक है। तो ये ऊपर से ओपन अप हो जाते हैं कि कितना रिक्वायर्ड है, कितना हमने इसे ओपन करना है, कितना पानी का फ्लो करना है।
so they can use. And there is one more big, ये कैनल में बना हुआ है स्लूज गेट, तो अभी इसमें इसे इन्होंने बंद दिखाया हुआ है. इफ दे वांटेड टू फ्लो ऑफ द वाटर सो दे कैन रेज इट अप. ठीक है, तो स्लूज गेट्स were used at that time, and in the present time also we are using the same. Okay, so let me explain the sluice gate again. बेटा उस टाइम पे भी जैसे कैनाल्स होती थी, रिवर्स होती थी, तो उनमें वाटर फ्लो को मेंटेन करना, वाटर लेवल को मेंटेन करना, सो एट दैट टाइम दे यूज दिस sluice gates. और these sluice gates were made up of either of wood और ऑफ मेटल. अगर आप यहाँ देखो रिसेंट जो मैंने आपको लेटेस्ट दिखाई है, इन आर डैम्स ऑल्सो, इन अदर एरिया जो कैनल्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, वेयर ऑल्सो वी आर ऑल्सो यूजिंग दीज के. ठीक है, इसलिए आप इसके फ्लो को, जो वाटर का फ्लो है, कितना रिक्वायर्ड है आपको, पानी कितना रिक्वायर्ड है, आप उतना उसको ओपन कर सकते हो. ठीक है, अगर वो थोड़ा लेवल से ऊपर चला गया तो थोड़ा ओवरफ्लो हो जाता है. सो विद दिस help of sluice gate at that time the people control the water level. किसके यूज हो रहे थे उस टाइम पे? वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए. एंड द फ्लो रेट्स, कि किस रेट पे, मतलब अगर आपने ज्यादा तेज पानी छोड़ना है, कम छोड़ना है, किस रेट से उस वाटर को फ्लो करना है, उस हिसाब से. अगर आप गेट थोड़ा कम खोलोगे तो पानी थोड़ा कम जाएगा, पर अगर आप गेट को प्रॉपरली ऊपर तक लिफ्ट कर दोगे तो पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इन प्रेजेंट टाइम. ओके, so tomorrow we are going to continue with the administration. आज हमने इनके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के बारे में पढ़ा, जिससे हमें पता लगा कि why was this Chola kingdom was unique, दूसरों से अलग क्यों था, हम स्पेसिफिकली इसी को क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो tomorrow we are going to learn about the administration.